अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। जयराम रमेश का वज़ीर आज़म पर सख्त हमला, नेताजी की शबीह कौमी तराना और तारीख को मसख़ करने का मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। केरला में अमृत भारत एक्सप्रेस का आगाज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। तजारत ही उनकी आस्था है, मजहब से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पवन खेरा का बीजेपी और संघ परिवार पर इल्जाम, कहा मजहब के नाम पर ये सिर्फ दे रहे हैं धोखा। यौम जमहूरिया से कबल मुल्क भर में हाई अलर्ट, सरहदी इलाकों में ड्रोन और फ़िज़ाई सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी। और हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को बैनुल ममालिक नौकरी का झांसा, थाईलैंड और म्यांमार में मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए मजबूर करने का इंकशाफ। तो ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और पार्टी मवासलाती शोबे के सरबराह जयराम रमेश ने एक्स पर तवील पोस्ट के जरिए वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत और हुक्मरान जमात न सिर्फ तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, बल्कि कौमी अलामत से जुड़ी शख्सियात की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट का आगाज़ गुज़िश्ता माह पार्लियामेंट में कौमी तराने पर हुई बहस के जिक्र से किया। उनके मुताबिक इस बहस के दौरान कौमी तराने की तारीख को मसख़ करने की कोशिश की गई, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर की अदबी और कौमी इज़्ज़त को ठेस पहुँची। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 129वीं यौम पैदाइश का जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी ने 1937 में वंदे मातरम के बाद के आशार से जुड़े तनाज़ा को सुलझाने में कुलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने दानिस्ता तौर पर इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया। जयराम रमेश के मुताबिक इस दौर में कौमी अलामती पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना एक मुश्किल मरहला था, जिसे नेताजी ने सियासी बसीरत और कौमी सोच के साथ हल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को तिरुवनंतपुरम में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम के दौरान केरला से चलने वाली 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही केरला में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। ये इक़दाम जनूबी हिंदुस्तान में रेल सफ़र को मज़ीद सस्ता, महफूज और आरामदा बनाने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने त्रिश्वर, गुरुवायूर और मुसाफिरीन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे रोज़मर्रा सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बड़ी सहूलत मिलेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस नई मुसाफिर ट्रेन से मकामी लोगों, ख़ास तौर पर मुलाज़मत पेश अफराद और तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। शंकराचार्य के साथ माघ मेला के मौके पर स्नान के लिए जाने वाले शंकराचार्य की यूपी इंतज़ामिया की जानिब से बेइज्जती और माघ मेला के हवाले से इंतज़ामात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पवन खेरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुंभ मेला और माघ मेला का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ जिस तरह से अक़ीदतमंद आम आदमी के साथ सलूक किया जा रहा है और फिल्मी सितारों और ताजरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इससे ये साबित हो गई है कि आस्था और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ पैसा ही उनका खुदा है। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं, कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा,
महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। यह असुरों का काम है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता। उधर मध्य प्रदेश के धार जिला में वाक़ कमाल मौला मस्जिद भुजशाला अहता में आज बसंत पंचमी के मौके पर तुलुए आफ्ताब के बाद हिंदू फरीक की जानिब से पूजा का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि दोपहर में नमाज जुमा की अदायगी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। ये तमाम सरगर्मियाँ सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अंजाम दी जा रही है। बसंत पंचमी और जुमा को एक ही दिन पड़ने के बायस किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किए हैं। शहर और भुजशाला के अतराफ तकरीबन 8000 पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात किए गए। मकामी पुलिस के साथ CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, जबकि पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। तहम जुमे के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़या की इत्तला नहीं मिली है। तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहां घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहां अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहां बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है वो पारंपरिक तरीके से वहां अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। ये भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहां पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले। जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और वो ये कहते हैं कि ये स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहां हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था, वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया और जो भी व्यवस्था वहां बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है
उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के भी समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है। जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि वहां सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो, क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोग को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा। हमने जो विकल्प दिए हैं उस पर उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग सोच विचार करके उसमें निर्णय करके अवगत करा देंगे। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, हो सकता है कि थोड़ा विलंब लगे, बट वो हम लोग एक सामंजस्य बैठा के कर लेंगे। उसमें एक उनको पूरा जो स्पेस है उससे अवगत कराया गया है, जो साइड का स्पेस है वो उस पूरे स्पेस से अवगत कराया गया है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत अपार संभावनाएं नहीं है। एक ही दो संभावनाएं जहां पे इस प्रकार की सेपरेट एंट्री और एग्जिट और सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस बनाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। तो हमने उस विकल्प से उनको अवगत कराया है, उस पर विचार करने के लिए उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, पहला और आखिरी ऑब्जेक्टिव यही है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दोनों समुदायों से अपील की है। ये अपने न्यायालय ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हितबद्ध पक्षकार और दोनों समुदाय के सभी सदस्यों से उन्होंने ये अपील की है कि सामंजस्य सहिष्णुता बनाए रखने में और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्य शासन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। इसलिए मैं सबसे पुनः अपील करना चाहूंगा कि हम जो व्यवस्था बना रहे हैं वह कोई हमारा एकाधिकार, इसलिए हम ये व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, जिसके अनुपालन में, जिसके परिपालन में हम ये पृथक पृथक स्थान का विकल्प दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने हमको बुलाया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला हुआ उसको, जो आदेश आया उसको लेकर तो बात हुई है, और हमने भी यही बात रखी कि जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उसका जिला प्रशासन साक्षर पालन करे। यह देश गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमेशा साथ रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप किसी के कहे बहकावे में ना आए। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन उसका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। उसको मुझे यकीन है कि वो पालन भी करवाएगा। और मुख्यमंत्री महोदय से भी हम अपील करते हैं कि ये पहली घटना नहीं है, 2003, 2006, 2013, 2016 हमने देखा है, तब भी ये आदेशों का पालन किया गया था। और हम भी निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि इस आदेश का पालन किया जाए और राजधर्म का पालन किया जाए। आदेश का यौम जमहूरिया के पेश नज़र मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और तमाम मुतल्लिक़ एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर हैं। हसास इलाकों खुसूसन बैनुल-अक़वामी सरहदों पर निगरानी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ड्रोन और दीगर फ़िज़ाई सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हालिया इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर सरहदी इलाकों में चौकसी को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे को बरवक़्त नाकाम बनाया जा सके। हुक्काम का कहना है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से मुत्तसिल बैनुल-अक़वामी सरहदों पर ड्रोन के जरिए असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज़ मवाद भेजे जाने की खदशात के पेश नज़र खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान इन इलाक़ों में ड्रोन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कई वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें मंशियात और गैर क़ानूनी असलहा की स्मगलिंग की कोशिशें शामिल रही हैं। इस पस मंज़र में सरहदी निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उसे खुशाइंद करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस मौसम में रियासत में टूरिज़्म में इजाफा होगा। ताहम तूफ़ानी हवाओं के बारे में उनका कहना था कि इससे रियासत को बहुत नुकसान हुआ है और बिजली का निज़ाम भी ठप हो गया। ताहम अब धीरे धीरे बिजली के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं के वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को, जो प्रायोरिटी रोड्स हैं पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुनो हमारे लिए। नहीं, बहुत है, क्योंकि जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो वो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। श्रीनगर को बर्फ़ नहीं मिली। अब आप देखिए ना, अब क्या अजीब मौसम है। पूरे वादी कश्मीर में बर्फ़ पड़ी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में 4 इंच बर्फ़बारी हुई, लेकिन ये हिस्सा श्रीनगर का जो है बर्फ़ से महरूम रहा। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में भी बर्फ़ होगी। एमएलए के साथ बजट पे डिस्कशन हो रहा है सर? अभी तो एमएलए के साथ आज दोपहर को शुरू होगी। अभी सुबह जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, हायर एजुकेशन, बाकी जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सुझाव और मशवरे जो हैं वो हमें हासिल हुए हैं और अब जहाँ तक हो सकेगा उन पे हम बजट में अमल करेंगे। उमर साहब, आप क्योंकि अच्छी खासी बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है, तो डू वी एक्सपेक्ट हाइक एंड बूस्ट इन द एडवेंचर टूरिज्म? ये तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ के बाद टूरिस्टों का हम आना जाना जो है उसकी और हम उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ़ में देरी हुई, उसका थोड़ा सा टूरिज़म पे एक नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरे नॉर्थ इंडिया में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बर्फ़ से महरूम रहे। उत्तरांचल, हिमाचल, सब जगह जो हैं उनमें इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन आज अच्छी खासी जो बर्फ़बारी हुई है, सुना है गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आएंगे और हमारे जो स्की कोर्सेज़ हैं उनको हम सही तरीके से चला पाएँ। उधर अमेरिका से आई एक खबर ने अडानी ग्रुप की हालत खस्ता कर दी है। जुमे के रोज़ अडानी ग्रुप के शेयर्स में ज़ोरदार ज़रबत देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार रेगुलेटरी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन अडानी ग्रुप के सीनियर लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत से इजाज़त तलब कर रहा है। इस खबर ने अडानी ग्रुप के शेयर्स को दबाव में डाल दिया और तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सामने आ रही खबरों से बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स मौजूद 14 से 15% की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर एयर इंडिया के लिए गुज़िश्ता साल किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं रहा। जो एयरलाइन बरसों के खसारे से निकलने और मुनाफे की नई बुलंदियों को हासिल करने के लिए तैयार थी, वह अब तारीख के सबसे बड़े माशी बहरान की तरफ बढ़ रही है। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक तैयारा हादसे ने न सिर्फ सैकड़ों जानें ले ली हैं, बल्कि कंपनी की माशी कमर भी तोड़ दी है। मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक 31 मार्च को ख़त्म होने वाले मालियाती साल में एयर इंडिया 15,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम खसारे की रिपोर्ट पेश करने जा रही है।
इस बात की मुसलसल खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना और आंध्रा के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर पहले थाईलैंड बुलाया जाता है और वहां से गैर कानूनी तौर पर म्यांमार भेज दिया जाता है और वहां से गैर कानूनी कामों के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। इसी नौयत के एक केस में हैदराबादी नौजवान को भी फंसाया गया। इस नौजवान की वालदा और फैमिली के अरकान ने इस वाक़े पर अपनी शदीद फ़िक्र और परेशानी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और गैर कानूनी तौर पर फंसाए गए उनके बच्चों को बहिफाजत लाने के लिए इक़दाम करें। कोशिश करके हमारे बच्चों को वापस लाइए और हमारे असद अवैसी जो है उन्हें भी गुजारिश करती हूँ, जितने भी आप लोग सब बड़े हैं उन सब से गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें, हमारे बच्चे हमारे पास लौटे। हमारे को एक ही बच्चा है, बच्चों के सहारे से ही हम लोग हैं। अब बच्चे बहुत परेशान हैं, ना हम फ़ोन कर सक रहे बच्चों को, ना उन लोग हमारे से बात करने दे रहे फ़ोनों पे। बहुत जुल्म कर रहे लोग। क्या है सो ये गैर कानूनी जो है वो बंद करा देना चाहिए आप लोग। बहुत बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी नहीं, और हैदराबाद के थोड़े तेलंगाना के बच्चे भी है, उसमें आंध्रा के बच्चे भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, मगर कुछ नहीं कर सक रहे वहाँ पे। लोगों को कुछ करना ही नहीं दे रहे उन लोग। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मदद करें, हमारे बच्चों को लौटाइए बस। 6 महीने पहले बाहर जा रहा हूँ बोल के निकले यहाँ से हम लोग। मुहर्रम हमारा महीना है जिसमें हम लोग वो करते शहादत रहती है हमारी, उसमें महीने में उन्होंने निकल गए। हम लोग थोड़ा बोरान थे, उन्होंने निकल गए। उसके बाद से जो होसमा 1.5 महीने तक अच्छी बात हो सकी उनसे, सब अच्छा हुआ। 1.5 महीने के बाद से उन्होंने कॉल आया ना कुछ बात ही नहीं हो सकी उनसे। हम लोग परेशान थे यहाँ पर। बच्चा एक दिन भी अगर सेकंड के लिए भी बाहर गया तो कॉल करता था, मगर ना कॉल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं है। हम लोग भी परेशान, बहुत परेशान थे। उनका एक कॉल भी नहीं आ रहा था। उसके बाद से 2 महीने के बाद में कॉल आया। फिर उन्होंने बोले मम्मी हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर कुछ हुआ, मतलब आर्मी आई, कुछ हुआ। उसके बाद से जो है सो हमारा बैग चले गया, मेरा फ़ोन चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग हमको यहाँ से लेके कोई दूसरी कंट्री लेके आ लिए, वो कंट्री क्या है हमको मालूम भी नहीं बोलकर बोली। फिर उसके बाद से जो है सो हम लोग यहाँ पर पूरे परेशान, कैसा आखिर हमारा बच्चा कहाँ जाके फंस गया। इन लोगों को एक बुलाया वहाँ पर थाईलैंड में बुलाया, थाईलैंड जा रही बोल के। फिर उसके बाद से जो है सो बच्चा बोला मम्मी हमको थाईलैंड बोल के लेके गए, वहाँ पर जॉब वीज़ा देते बोल के। फिर वहाँ से हमको आँख में पट्टी बंद के लेके चले गए। फिर यहाँ पर हमारे से काम ले रहे। मैं बोला मैं नहीं करता हूँ यहाँ पर काम, मैं नहीं कर सकता बोलकर बोला। मेरा बच्चा तो उसको हाथा बन के पैरा बन के दुनिया का रोड से मारे, मेरे बच्चे को आँख पे मारे। आँख इतनी ऊपर खून से भर गई थी मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा बात भी नहीं करा मेरे से, मैं परेशान हो जाऊंगी बोल के। फिर उसके बाद से बोला कि तेरा ठीक हुए, बाद से मेरे को कॉल करके बोला मम्मी मैं ठीक हूँ, ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बात नहीं करा, आप परेशान हो जाएंगे बोल के। हम लोग उस दिन से हम लोग बहुत परेशान है। मेरा बच्चा बोला मम्मी ज़रा रिक्वेस्ट करो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी और अपने असदुद्दीन साहब और जो है जयशंकर साहब जी की बड़ी आप लोगों से सबसे गुजारिश है। ये मेरा बच्चा मीर सज्जाद अली जो कि इस वक्त मेरा बच्चा मासूम है और लोगों को धोखा दे के लेके गए। मेरा एक बच्चा नहीं है, वहाँ पर सबके बच्चे हैं। आप गुजारिश है आप लोगों से, मेरे बच्चों को ये धमकी दिए हुए है, अगर इन्हें का टारगेट भी बना तो उसको मार डालते बोले। मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है, इसीलिए 100 बच्चे हैं। मेरा बच्चा सही सलामत ला दिए, आप लोगों से बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सुनील शेट्टी के फर्जंद आहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज़ आज हो गई है। फिल्म की रिलीज़ से कबल आज मीडिया से बात करते हुए आहान शेट्टी के वालिद सुनील शेट्टी ने कहा कि वो अपने बेटे के लॉन्चिंग को लेकर जहां मुस्तरद महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्हें एक तरह की फ़िक्र भी है कि उन्होंने कहा कि दबाव तो होता है और ये दबाव वो आज पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिक और इमोशनल प्रोसेस है आज का और दिन भी, क्योंकि बॉर्डर सनीपा अक्षय हम सब के साथ शुरू हुई थी, अभी दूसरी बन रही है। तो एक्साइटेड फॉर आहान, एक्साइटेड क्योंकि राइट हैंड्स में है वो। एक जेपी दत्ता जी की फिल्म, निधि दत्ता ने जो लिखी कहानी, अ स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ टी सीरीज एंड नानू, डायरेक्टर सनी, वरुण, दलजीत, सब एक साथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आहान सेफ है और साथ साथ चलेगा तो
बहुत ही बेनिफिशियल है आन के लिए। काम पसंद आना वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम अ सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं वी आर सेफ एंड इट्स अ गुड फिल्म। धुरंधर के बाद वो हाई भी है एक देशभक्ति की और यू नो रूटेड सिनेमा के लिए। सो आई थिंक नर्वस भी हूँ लेकिन खुश भी हूँ। यूनिफॉर्म कैसे इमोशन देती है, कैसा? आई थिंक वो फीलिंग ही अलग है। देखिए एक्टर के लिए जब मेकअप हो जाता है तो आपको लगता है कि मैं कैमरा के लिए रेडी हूँ, और जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको पता है आप इमोशनली फुली चार्ज्ड हो। ईवी बैटरी जो है ना इमोशन की, मैं कहूँगा ईवी यानी इमोशनल व्हीकल जो हमारी है वो फुल्ली चार्ज्ड हो जाती है, और आप वहाँ परफॉर्म नहीं करते, आप वहाँ एक्टिंग नहीं करते, इट इज़ यू। अगर आप अपने आप मैं हूँ बोल के सोच के ये करेंगे, या एक फौजी है सोच के करेंगे, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। और यूनिफॉर्म का मतलब आपने अच्छा कहा, यूनिफॉर्म मेरे लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CISF, BSF, पुलिस, सारे कोस्ट गार्ड सारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब अपना अपना काम। कहना है कि इंडिया इज़ द करेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड द करेज इज़ बिकॉज ऑफ द मैन इन यूनिफॉर्म। यही कि फिल्म देखिए, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF कितना सैक्रिफाइस करते हैं। एक्टर्स तो सिर्फ किरदार निभाते, रियल रोल अपना निभाते। आई थिंक रियल सपोर्ट तब मिलता है जब फैंस एकजुट होके फिल्म देखने जाते। मैं देख रहा हूँ, गाने बहुत पॉपुलर है, इमोशंस बहुत हाई है। सो विशिंग द टीम द बेस्ट, और फैंस को कि मज़ा लीजिए फिल्म का। और एक पोर्शन है जहाँ नॉस्टैल्जिया भी किक इन होगा, देख लीजिएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जयराम रमेश का वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त हमला, नेताजी की शबीह कौमी तराना और तारीख को मसख़ करने का मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। केरला में अमृत भारत एक्सप्रेस का आगाज़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। तजारत ही उनकी आस्था है, मजहब से उन्हें कोई लेना देना नहीं, पवन खेरा का बीजेपी और संघ परिवार पर इल्ज़ाम। कहा मजहब के नाम पर ये सिर्फ दे रहे हैं धोखा। यौम जमहूरिया से कबल मुल्क भर में हाई अलर्ट, सरहदी इलाकों में ड्रोन और फ़िज़ाई सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी। और हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को बैरून ममालिक नौकरी का झांसा, थाईलैंड और म्यांमार में मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए मजबूर करने का इंकशाफ। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।